हाय गाइस, वेलकम टू लॉगिरी। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड लैंडमार्क जजमेंट्स फॉर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। ये पार्ट 1 है। अगर आपको ये पार्ट हेल्पफुल लगता है, आपको लगता है कि ये सेशंस और होने चाहिए, तो कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी। आई विल डू ऑल द सेशंस क्विकली बिफोर योर एग्जाम। आपके एग्जाम से पहले सारे सेशंस मैं करवा दूंगी। अब ये सेशन हम कर क्यों रहे हैं? बिकॉज आपको पता ही होगा कि उन्होंने बोला है ए बेयर एक्ट्स विदाउट नोट्स एंड विदाउट कॉमेंट्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, टू बी ऑन द सेफ साइड मत लेकर जाना। क्यों ऐसे ही मतलब एग्जाम स्पॉइल करना है? एक ही बार में आप एग्जाम अपना क्लियर करो, क्यों अपनी फीस वेस्ट कर रहे हो? राइट, तो विदाउट नोट्स और विदाउट कमेंट्स बेयर एक्ट्स लेकर जाना है। अब इसके अंदर हम बुक्स भी अलाउड नहीं है, बुक्स नॉट अलाउड। ठीक है, तो पहले हम जो लैंडमार्क जजमेंट्स या जजमेंट वाले क्वेश्चंस होते थे ना, वो हम बुक्स में से आंसर करते थे या फिर नोट्स या कमेंट्स जो होते थे ना बेयर एक्ट के, वहाँ पे हमें ये आंसर मिलता था। बट क्योंकि अब ये नहीं अलाउड है, अब सिर्फ बेयर एक्ट्स अलाउड है। ठीक है, मतलब बेयर एक्ट्स विदाउट नोट्स एंड विदाउट कमेंट्स अलाउड है, तो हमें अब ये लर्न करनी पड़ेंगी जजमेंट्स। तो इसीलिए मैं ये सेशन करवा रही हूँ। राइट, तो अब प्लीज़ नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपने लैंडमार्क जजमेंट्स ऑलरेडी कवर कर लिया, देन यू कैन ट्रीट दिस सेशन एज अ टेस्ट। ठीक है ना। अब एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ, जो आपके लैंडमार्क जजमेंट्स के क्वेश्चन है ना, वो आपके दो तरीके से आते हैं। एक तो नेम ऑफ द जजमेंट पूछ सकते हैं वो, या व्हाट वाज हेल्ड। नेम ऑफ द जजमेंट पूछ सकते हैं कि ये वाला चीज़ किस जजमेंट में हेल्ड किया गया था, या फिर वो जजमेंट दे देंगे एंड कहेंगे कि इस जजमेंट में क्या हेल्ड किया गया था, व्हाट वाज हेल्ड। तो हमें दोनों चीज़ें याद करनी है, व्हाट वाज हेल्ड भी हमें पता होना चाहिए एंड नेम ऑफ द जजमेंट भी। राइट, क्लियर है? इस चीज़ पर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Yeah, guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there. If you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. Concept of privity of contract was rejected in. अब यहाँ पे क्या है? Rejected. रिजेक्टेड। ठीक है ना, नॉट कॉइंड या नॉट लेड डाउन। राइट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन कहीं भी एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे ये देखना कि वर्ड क्या यूज किया हुआ है। विंटर बॉटम वर्सेस राइट, डोनोंग वर्सेस स्टीवेंसन, लॉन्गमेड वर्सेस हॉलिडे, हेवन वर्सेस पेंडर। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ लेते हैं, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। मुझे पता है आपको पता होगा, पर नहीं पता तो समझ लेते हैं। दैट ओनली पर्सन्स who are parties to the contract can enforce the same। जो parties हैं contract को, वो ही contract को enforce कर सकते हैं। stranger to contract cannot enforce the contract even if the contract even though the contract may have been entered into for the benefit। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ए है, ठीक है ना। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए ने बी को कहा तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लो और इसके बदले में तुम एक्स को सारा जो मेरा डेट है वो रीपे कर देना। ठीक है ना, सारा जो डेट है वो रीपे कर देना। राइट, अब बी ने ये नहीं किया तो एक्स ने बी के अगेंस्ट कर दिया केस, बट दैट केस वोंट बी वैलिड बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एक्स और बी के बीच में थोड़ा ना हुआ, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? ए और बी के बीच में। राइट, क्यों? तो x is a stranger to the contract, so x cannot enforce it even though the contract between A and B took place for the benefit of x। that is what is privity of contract। ठीक है ना, आ गया समझ? अब मुझे बताइए कौन से केस के अंदर ये कॉन्सेप्ट, ये डॉक्ट्रिन रिजेक्ट किया गया? तो बच्चों इसका आंसर है विंटर बॉटम वर्सेस राइट। विंटर बॉटम वर्सेस राइट रिजेक्ट किया गया। जो एक केस मैं आपको नोट करवा देती हूँ, ट्वेडल वर्सेस एक्टिंसन, ये रिलेट करता है। इसके अंदर बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करी गई थी, बट रिजेक्ट किस में किया गया था? विंटर बॉटम वर्सेस राइट में। क्लियर है? चले नेक्स्ट पे। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस इज रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड, नन ऑफ द अबव। अब इसकी स्टोरी नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि मैंने लैंडमार्क जजमेंट्स नाम की एक वीडियो ऑलरेडी करी है, उसके अंदर मैंने इसकी स्टोरी और साथ में अराउंड 10 to 15 और जजमेंट की स्टोरी आपको बताई है, आपको याद करवाया है।
वो वीडियो जरूर देख लेना, नोट्स बना लेना। चलिए अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या है। ABCD बहुत ही फेमस केस है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। बच्चों इसका आंसर है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। इसका आंसर है ए, इसका आंसर है ए। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट इट इज परमानेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी मेंबर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, ईदर गवर्नमेंट और प्राइवेट, टू गिव मेडिकल एड टू एवरी इंजर्ड पर्सन brought for treatment immediately without waiting for procedural formalities in the case of। जो डॉक्टर्स हैं उनके उनको ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है उनकी, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर है चाहे वो गवर्नमेंट डॉक्टर है, कि वो पेशेंट को इमीडिएटली ट्रीटमेंट दे विदाउट प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज। ये कौन से केस में ले डाउन किया गया था? कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पीपल्स यूनियन ऑफ इंडिया, परमानंद कतारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ABCD इन द कमेंट सेक्शन जल्दी से। एंड दोज हु आर क्रिएटिंग नोट्स, ये सारा का सारा वो लिखेंगे, राइट? दिस वाज हेल्ड, दिस वाज हेल्ड। चलिए इसका आंसर बच्चों है सी, परमानंद कतारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये केस, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड वेयर an enterprise is engaged in a hazardous or inherently dangerous activity and harm results to anyone on account of an accident in the operation of such hazardous or inherently dangerous activity। क्या लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि एक एंटरप्राइज, एक ऑर्गेनाइजेशन इंगेज्ड है कोई हजार्डस, डेंजरस काम करने में, डेंजरस एक्टिविटी करने में, एंड हार्म रिजल्ट्स, एंड ये डेंजरस एक्टिविटी से क्या होता है? कुछ हार्म होता है टू एनीवन on account of an accident in the operation of such hazardous or inherently dangerous activity resulting, for example, in escape of toxic gas, the enterprise is strictly and absolutely liable to compensate all those who are affected by the accident, and such liability is not subject to any of the exceptions which operate the tortious principle of strict liability. In such a case, the measure of compensation must be correlated to the magnitude and capacity of enterprise, because such compensation must have a deterrent effect. The larger and more prosperous the enterprise, the greater must be the amount of compensation payable by it for the harm caused on account of an accident in the carrying on of the hazardous or inherently dangerous activity by the enterprise. Name the case. Name the case. Subhash Kumar versus State of Bihar Rural Litigation and Entitlement Kendra versus State of UP, MC Mehta versus Union of India, Union Cabbage वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चलिए इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से। इसमें कहा गया था, आंसर इसका है बच्चा पाड़ी सी, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986। ओके, pollution is a civil wrong by its very nature. It is a tort committed against the community as a whole। क्या है? pollution is a civil wrong. A person therefore who is guilty of causing pollution has to pay damages, compensation for restoration of the environment। वो क्या कहते हैं कि जो pollution है वो एक wrong है। कौन सा wrong? civil wrong है, ठीक है ना? और जो ये इसकी restoration के लिए क्या पे करना पड़ेगा? compensation, damages भी जिसे कह देते हैं, ठीक है। he has also to pay compensation to those who have suffered loss or account of the act on account of the act of the offender। Further, the offender can also be liable to pay exemplary damages so that it may act as a deterrent for others। ठीक है ना? exemplary मतलब बहुत ज़्यादा, so that डर, फियर क्रिएट करा जा सके ताकि कोई और ऐसा चीज कभी ना करे, right? However, the court cannot impose any pollution fine in absence of any trial and finding of guilty under the relevant statutory provision। This observation was made in, ठीक है ना, ट्रायल होना चाहिए प्रॉपर। ये किसमें फाइंड किया गया था? MC मेहता वर्सेस कमलनाथ। MC मेहता वर्सेस कमलनाथ के केस में किससे रिलेट करता है? पॉल्यूशन। MC मेहता वर्सेस कमलनाथ। हो जाएगा याद, इजी है। चलिए नेक्स्ट पर। अब इन रेक्स वर्सेस गोविंदा द पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू प्रोविजंस ऑफ द IPC वर एक्सप्लेन्ड। ये बहुत ही इजी है, इसको याद रखना। वो कौन सी दो टर्म्स है? टू टर्म्स जो बहुत ही ज़्यादा ईजिली कनेक्टेड है, बट उसमें डिफरेंस भी है, राइट? बहुत ज़्यादा
फेमस है ये सेक्शन, सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149, सेक्शन 302 एंड सेक्शन 304, सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300, सेक्शन 403 एंड सेक्शन 405 इन द चैट सेक्शन. एवरीबॉडी टेल मी द आंसर. सो बच्चा पार्टी, इसका आंसर है सी. इसका आंसर है सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300. ये किस चीज से डील करते हैं? इन द कमेंट सेक्शन, इन द चैट सेक्शन. एवरीबॉडी जल्दी से बताओ, सेक्शन 299, सेक्शन 300 किस चीज से डील करते हैं? 299 हमारा कल्पेबल होमोसाइड से डील करता है, जबकि सेक्शन 300 मर्डर से डील करते हैं. एंड दीज आर रिलेटेड येट डिफरेंट टर्म्स. रिलेटेड येट डिफरेंट term. Doctrine of civil conspiracy. Doctrine of civil conspiracy was enunciated by the House of Lords. Doctrine of civil conspiracy कौन से केस में laid down किया गया था? Welspy versus Anley Moghul, Steamship Company versus MacGregor Go and Company, Ellen versus Flood, Quinn versus Leathron. So tell me the answer. The answer is Quinn versus Leathron. Civil conspiracy क्या होती है? A civil conspiracy can occur when two or more people conspire to commit an act that is not criminal but still unlawful and another person is injured by the act. मतलब वो conspire करते हैं कुछ करने के लिए जो कि criminal नहीं है but harmful है, ठीक है ना? criminal नहीं है but harmful है, ठीक है ना? जब कुछ ऐसा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? Civil conspiracy. That is what is the doctrine of civil conspiracy. Quinn versus Leathron case. हो गया नोट, चलें आगे. Teacher is not a workman falling under the category of the workmen under Industrial Disputes Act 1947. This was upheld in which case? देखिए जो workman की definition है वो Industrial Disputes Act में दी गई है, and workman की जो definition है वो बड़ी है, अच्छे से दी हुई है, but वो इतनी ज़्यादा conclusive नहीं है. conclusive मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका workman की definition जो ID Act के अंदर दी हुई है वो नहीं हमें आंसर करती. तभी आपको वर्कमैन की डेफिनेशन से रिलेटेड बहुत सारी जजमेंट्स मिलेंगी. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी केस में कहा गया था दैट टीचर इज नॉट अ वर्कमैन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट. ये कौन से केस में कहा गया था? मिस ए सुंदरमबाल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा, दमन एंड दीव, अहमदाबाद प्राइवेट प्राइमरी Teachers Association versus Administrative Officer, University of Delhi versus Ramnath, Secretary Madras Gymkhana Club Employees Union versus Management of Gymkhana. चलिए ABCD बहुत अच्छा सा आंसर इसका बताती हूँ. हम क्या बोलते हैं टीचर को? मिस आई कुडंट कंप्लीट माई दिस. एक्चुअली कार्टून नेटवर्क वैसे होता है, हम तो मैम ही बोलते हैं इंडियन स्कूल्स के अंदर. तो यस, इसका आंसर है मिस ए सुंदरमबाल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा, दमन एंड दीव. गोवा के नाम से तो हमें हर चीज याद हो जानी चाहिए ना, तो इसके अंदर हेल्ड किया गया था. इसका आंसर है ए. इसका आंसर है ए. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा पार्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे ना तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे से. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको www.loggery.com पर मिल जाएंगे. एंड पीपल, यू नीड टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. जल्दी से एवरीबॉडी. अगर और सेशंस ऐसे चाहते हो ना, ये वाले सेशन पे 100+ लाइक्स मिनिमम बनते हैं. चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं. इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट प्रियम्बल वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द केस ऑफ. किस केस में हेल्ड किया गया कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन and this has been overruled in the case of. पहले क्या हेल्ड किया गया? दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद क्या हेल्ड किया गया? दैट प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. पहले नॉट अ पार्ट, देन कहा इज पार्ट. किस जजमेंट में कहा गया था? स्पेलिंग मिस्टेक. अब कुछ स्पेलिंग मिस्टेक थी. चलिए आंसर बताइए. ABCD बहुत ही इजी है. अगर आपको इन दोनों में से एक भी आंसर पता है तो आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं. इसका ऑप्शन है ए. बेरूबरी यूनियन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा preamble is not a part, whereas Keshwananda Bharti versus State of Kerala में कहा preamble is a part. Right? हो गया. आंसर आपका है A. आंसर आपका है A. A 7-member bench of the Supreme Court unanimously struck down Clause 2 Subclause D of Article 323A and Clause 3 Subclause D of Article 323B of the Constitution relating to tribunals. तो ये सेक्शन किससे रिलेट करते थे? ट्राइब्यूनल से रिलेट करते थे, ठीक है. और इनमें क्या कहा गया? इसमें क्या हुआ? इसमें जो लॉ ले डाउन किया गया वो क्या कहता था?
excluded the jurisdiction of High Court and Supreme Court. हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है ना, उसको एक्सक्लूड करता था कि जो ये यहाँ से ऑर्डर आएगा, ये ट्राइब्यूनल्स जो ऑर्डर पास करेंगी, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं होगी. कोर्ट हेल्ड दैट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओवर लेजिस्लेटिव एक्शन इज वेस्टेड इन द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 and the Supreme Court under Article 32. This is an integral part of the basic structure of the Constitution named the केस. तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि जो ये लॉ है ये गलत है, क्योंकि हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर कहाँ लाई करती है, किस आर्टिकल के अंदर, 226 के अंदर, वेला सुप्रीम कोर्ट की 32 के अंदर आर्टिकल, और ये पावर नहीं ले सकते बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ व्हाट, द बेसिक स्ट्रक्चर, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कौन से केस में कहा गया? एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, की होता होलोहोन वर्सेस जालीचू, नगराज वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य. ABCD, व्हाट इज द आंसर इन द चैट सेक्शन एवरीबॉडी? सो इसका आंसर बच्चों है ए, एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इफ एन अक्यूज्ड इज चार्ज्ड ऑफ अ मेजर ऑफेंस बट इज नॉट फाउंड गिल्टी. अब अक्यूज्ड का मीनिंग सबको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, जिसके अगेंस्ट एलिगेशंस हैं कि उन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया है. एलिगेशंस दैट द पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, एलिगेशंस है, ठीक है ना, अभी प्रूव नहीं हुआ है बट ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है ना. अगर प्रूव हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? कन्विक्टेड. क्या बोलेंगे? कन्विक्टेड. ये टर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए. नाउ उन्होंने क्या कहा कि अगर एक अक्यूज्ड है, चार्ज हुआ है, उसके अगेंस्ट एलिगेशंस है कि द पर्सन हैज कमिटेड अ मेजर ऑफेंस, बहुत बड़ा ऑफेंस कमिट किया है, बट इज नॉट फाउंड गिल्टी ऑफ द मेजर ऑफेंस, देयर अंडर ही कैन बी कन्विक्टेड ऑफ माइनर ऑफेंस. बट मतलब ये नहीं प्रूव हुआ कि मेजर ऑफेंस कमिट किया है, बट ये प्रूव हो गया कि माइनर ऑफेंस कमिट किया है. तो इफ द फैक्ट्स एस्टैब्लिश्ड indicate that such minor offense has been committed, it was so upheld in which case. ठीक है ना, minor offense commit किया है ये prove हो गया है, but ये prove नहीं हो पाया कि major offense commit हुआ है, तो the person can be convicted for minor offense. convict हो सकते हैं for minor offense. कौन से केस में कहा था? ABCD is the option. जल्दी से बताइए in the chat section everybody. Yes. So the answer is B. State of Himachal Pradesh versus Tara Datta. State of Himachal Pradesh versus Tara Datta. Okay. English case Ryland versus Fletcher laid down a very important rule, a very important principle. Name the principle. Strict liability, vicarious liability, indirect liability, financial liability. A very important question and very like you must have read it. TOTS का एग्जाम दिया है तो पता ही होगा, ठीक है. टॉट्स में से है ये क्वेश्चन, बताइए जल्दी से. तो बच्चों इसका आंसर है ए, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. पर्सन हु फॉर हिज ओन पर्पसेस ब्रिंग्स ऑन हिज लैंड एंड कलेक्ट्स एंड कीप्स देयर एनीथिंग लाइकली टू डू मिसचीफ. कुछ अपनी चीज कोई लैंड पे लेकर आता है, ठीक है ना, और पता है कि वो मिसचीफ क्रिएट कर सकती है या वो डेंजरस है, एंड इफ ही डज नॉट डू सो, लाइक अगर वो एस्केप हो जाती है और उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है वो, एंड इफ ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल, he is the one who's prima facie answerable for all the damage which is the natural consequence of its escape. ठीक है ना, तो the person is liable, the person to pay damages. Now इस केस में क्या हुआ था? रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में plaintiff owned and operated mine adjacent to which defendant constructed an artificial pond. ठीक है ना, आर्टिफिशियल पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करा. द लैटर कॉज्ड अ माइन शाफ्ट collapse which resulted in a flood and damage plaintiff's operation. ठीक है ना, तो जो माइंस थी, जो पॉन्ड था उसमें से पानी escape कर गया एंड जो माइंस थी उनको डैमेज हो गया, ठीक है ना. तो प्लेंटिफ का जो ऑपरेशन था वो उसकी वजह से रुक गया, कोलैप्स हो गया. शाफ्ट जो थी, माइन शाफ्ट जो थी वो कोलैप्स हो गई, तो डैमेज हुआ प्लेंटिफ को. तो हु वाज हेल्ड लायबल? द डिफेंडेंट, बिकॉज वो कुछ डेंजरस चीज अपने लैंड पे लेकर आया, उसको कलेक्ट किया एंड वो एस्केप कर गई. तो हु इज गोइंग टू बी लायबल? द पर्सन हु हैज ब्रॉट दैट थिंग और द पर्सन हु हैज कलेक्टेड दैट, एंड देयरफॉर द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाज लेड डाउन. ठीक है ना, the principle of strict liability was laid down. A's nephew has absconded from his home. He sent his servant to trace his missing nephew. When the servant had left, A then announced that anybody who discovers the missing boy would be rewarded. When the servant came to know about the reward, he brought an action against A to recover the same.
but his action failed. It was held that the servant was not entitled to the reward because he did not know about the offer when he discovered the missing boy. Name the case on reading the facts. बहुत ही फेमस केस है, हम सब ने अगेन कॉन्ट्रैक्ट की क्लास में पढ़ा होता है, ऑफर एक्सेप्टेंस ये सारा. बताइए. लालमन शुक्ला वर्सेस कॉरिडर, डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन, ट्वीडल वर्सेस एटकिंसन, ड्यूटन वर्सेस पू. ट्वीडल वर्सेस एटकिंसन ज़्यादा से ज़्यादा आपको किस में मिलेगा, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की ज़्यादा बात करता है, ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस माना जाता है. तो ये तो क्रॉस हो गया. अब बताइए ए बी सी डी में से क्या आंसर है इसका. तो बच्चा बाड़ी इसका आंसर है ए, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. In order to enter into the contract between two parties, there has to be two things which are very essential for creating the contract. Contract में enter होने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा essential है. That is to have complete knowledge of the facts of the offer and proposal. ठीक है ना, knowledge of offer. अब उन्होंने, हमने क्या पढ़ा, when after the servant left, when the servant left, after that he declared that he'll be awarding the person, rewarding the person who finds his nephew. राइट तो उसको नॉलेज ही नहीं थी, सर्वेंट को ऑफर की नॉलेज ही नहीं थी, प्रपोजल की नॉलेज ही नहीं थी. अ पर्सन टू whom the offer is made, that means the offeree must accept the proposal which is offered by the proposer, and communication to the offer is also a very important thing as mentioned in section 4 of Indian Contract Act, which states that the communication can only be complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. तो उसको नॉलेज ही नहीं थी, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं थी. In order to convert a proposal into an agreement, both knowledge and assent must be present. तो यहाँ पे ना तो नॉलेज थी, और क्योंकि नॉलेज नहीं थी तो assent तो कहाँ से ही हो जाता, right? Where an enterprise is engaged in a hazardous or inherently dangerous activity and harm results to anyone on account of an accident in the operation of such hazardous or inherently dangerous activity resulting, for example, in escape of toxic gas, the enterprise is strictly and absolutely liable to compensate all those who are affected by the accident, and such liability is not subject to any of the exceptions which operate with the tortious principle of strict liability held in the case of. अब हमने ऑलरेडी एक केस पढ़ा जिसके अंदर ये हेल्ड किया गया था. बहुत सारे ऐसे केसेस है, तो आप वहीं पर जाइए एंड नोट द नेम, राइट, सो दैट जो भी ऑप्शन अवेलेबल है अकॉर्डिंगली आप आंसर कर दो. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन था. इसका आंसर जो है वो है बी, श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स केस. श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स case, right? Doctrine of legitimate expectation was discussed in the case of ABCD. बताइए कौन से केस में था. Doctrine of legitimate expectation was laid down in the case of Food Corporation of India versus Kamdhenu Cattle Feed Industries. Legitimate expectation क्या होती है? Legitimate expectation means that a person may have a reasonable expectation of being treated in a certain way. मतलब जो expectation है वो reasonable expectation होनी चाहिए to be treated in a certain way by administrative authorities. Owing to क्यों treated in a certain way, क्यों वो expectation होनी चाहिए? Because owing to some consistency, क्योंकि वो हमेशा से ऐसा ही होता है, consistent practice है वो, या फिर in the consistent practice in the past, or an express promise made by the concerned authority. ठीक है, मान लीजिए आपने लाइसेंस अप्लाई किया एक अथॉरिटी के साथ एंड वो कहती है कि 30 डेज के अंदर मिल जाएगा आपको, ये वो प्रॉमिस करती हैं. तो 30 डेज का उन्होंने प्रॉमिस कर दिया, तो अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि विद इन 30 डेज या 30 डेज तक आपका लाइसेंस आपको मिल जाएगा, या तो अप्रूव हो जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा, जो भी है वो विद इन 30 डेज हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन द पब्लिक अथॉरिटी कैन बी मेड अकाउंटेबल इन ल्यू ऑफ अ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन. मतलब पब्लिक अथॉरिटी जो है वो लाइबल होल्ड कर सकते हैं उनको, ठीक है ना, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन लगाकर. Thus, the doctrine of legitimate expectation pertains to the relationship between an individual and a public authority. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं केस लॉ की ही. Government had issued a notification notifying the areas where slum scheme would be introduced. ठीक है ना, नोटिफिकेशन आई जिसके अंदर कहा गया कि एक स्कीम है जिसका नाम क्या है, स्लम स्कीम, ठीक है ना, वो इम्प्लीमेंट की जाएगी. ठीक है. However, the notification was subsequently amended and some areas earlier included were left out.
अमेंड हुई, चेंज किया गया नोटिफिकेशन के अंदर, जो पहले एरियाज इंक्लूड किए गए थे वो एक्सक्लूड कर दिए गए, ठीक है ना। The court held that when a notification is made rescinding the earlier notifications without hearing the affected parties, it is a clear violation of the principle of natural justice. The earlier notification had raised legitimate expectation in the people living in an area which has been subsequently left out, and hence legitimate expectation cannot be denied without a fair hearing. वो कहते हैं कि ये legitimate उन लोगों के दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन आ गई थी कि हमारा जो एरिया वो ठीक हो जाएगा, या मान लीजिए वहाँ पे गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल प्रॉमिस कर दिया कि यहाँ पे वॉशरूम्स बनेंगे, टॉयलेट्स बनेंगे, या बोल दिया कि आपको नए घर दिए जाएंगे, एंड उसके बाद वो नोटिफिकेशन विड्रॉ कर ली गई, तो एक तरह से लोगों के मन में एक एक्सपेक्टेशन जगा दी गई, तो दैट इज रॉन्ग. डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन कैन नॉट बी डिनाइड एंड विदाउट फेयर हियरिंग एट लीस्ट, राइट. So this is what is doctrine of legitimate expectation, right? Section 41B is inserted into the criminal procedure code on the basis of which among the following decisions. Section 41B CRPC के अंदर ऐड किया गया है कौन से जजमेंट्स के बेसिस पे? नंदिनी सतपाथी वर्सेस PL धानी, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. जल्दी से इन द कमेंट सेक्शन एवरीबॉडी. चलिए, इसका आंसर है DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है इसका आंसर, ठीक है. सेक्शन 41B क्या कहता है? प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, ठीक है ना. अरेस्ट कैसे होनी चाहिए और ड्यूटीज, जो ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है उनकी ड्यूटीज क्या है. एवरी पुलिस ऑफिसर व्हाइल मेकिंग एन अरेस्ट शैल bear an accurate, visible and clear identification of his name which will facilitate easy identification, ठीक है ना. उनका नाम क्लियरली लिखा होना चाहिए सो दैट जो पर्सन अरेस्ट हो रहा है वो आइडेंटिफाई कर सके, राइट. प्रिपेयर मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट विच शैल, मेमोरेंडम प्रिपेयर करेंगे, उसके अंदर क्या कंसिस्ट करेगा? अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस हु इज अ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द पर्सन अरेस्टेड और अ रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी वेयर द पर्सन इज अरेस्टेड, ठीक है ना. तो एक विटनेस होगा, वो कौन होगा? या तो फैमिली मेंबर होगा या फिर जिस एरिया से अरेस्ट किया है वहां का कोई रिस्पेक्टेबल मेंबर होगा. काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड, काउंटर साइन होगा किसके थ्रू? पर्सन जिसको अरेस्ट किया है. इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड अनलेस द मेमोरेंडम इज अटेस्टेड बाय अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली दैट ही हैज अ राइट टू हैव अ रिलेटिव और अ फ्रेंड नेम्ड बाय हिम टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज अरेस्ट. इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज अरेस्ट, ये कौन से सेक्शन के अंडर है? 41B, ठीक है ना. बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अभी भी ये वाले पार्ट्स कुछ ज्यादा फॉलो नहीं करे जाते, अभी भी फैमिली मेंबर्स बहुत बार इन्फॉर्म नहीं करे जाते हैं, बट दैट इज द लॉ विच हैज बीन laid down. Okay, the case of Muhammad Alauddin Khan versus Muhammad Ismail Khan is related to किस मुस्लिम लॉ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका. बताइए इसका आंसर क्या है? प्रियम्पशन, गिफ्ट, मेहर, एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेटर्निटी. एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेटर्निटी है इसका आंसर. आंसर इज डी. क्वेश्चन करते हैं. इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज. इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, रिजर्वेशन से डील करता है. बार बार जब भी हम मराठा रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट डिस्कस करी मैंने, उसके अंदर हमने इंदिरा साहनी का नाम दिया. इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बहुत ही पॉपुलर जजमेंट है और इम्पॉर्टेंट केस भी है. इसका नाम क्या है? पॉपुलरली व्हाट इज इट इज नोन एज. एंड ये एक बहुत रिजर्वेशन से रिलेटेड कौन सा कमीशन है? हिंट भी दे देती हूँ. इन द चैट सेक्शन एवरीबॉडी ABCD व्हाट इज द आंसर? सो बच्चा पाड़ी, इसका आंसर है मंडल कमीशन केस. इंदिरा साहनी केस इज पॉपुलरली नोन एज मंडल कमीशन case, right? The commencement of arbitral proceedings is not dependent on interim relief. Interim relief क्या होता है? Which is not final relief. It is for some time. It can be till the case is decided. Finally decide हो जाता है तब तक, या फिर till a particular date. Till a particular date. वो relief permanent relief नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरिम रिलीफ. फॉर टाइम बीइंग अलाउड और डिनाइड अंडर सेक्शन 9. जो इंटरिम रिलीफ है वो एक्सेप्ट होता है या डिनाई होता है ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996. सुप्रीम कोर्ट
इन विच केस हेल्स हो, कि कमेंसमेंट ऑफ जो प्रोसीडिंग्स है, प्रोसीडिंग जो आर्बिटल स्टार्ट होनी है वो किस पे डिपेंड नहीं करेंगी कि इंटरिम रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, उस पे नहीं डिपेंड करेंगी। राइट, कौन सा केस था? फर्म अशोक ट्रेडर्स वर्सेस गुरुमुख दास सलूजा, एमएमटीसी लिमिटेड वर्सेस स्टेराइल इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन वर्सेस फ्लोमो प्राइवेट लिमिटेड, मैग्मा लीजिंग लिमिटेड वर्सेस एनईपीसी Micon Limited. A, B, C, D in the chat section quickly. I need to see the answers. तो इसका आंसर है ए, जल्दी से नोट कर लेंगे। ड्यू टू आउटकम ऑफ दिस केस स्लम ड्वेलर्स वर बेनिफिटेड, बहुत ही फेमस केस है, स्लम ड्वेलर्स वर बेनिफिटेड। एनके चंदा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रतलाम म्युनिसिपल काउंसिल वर्सेस वाइटचंद। जल्दी से बताइए, बहुत ही फेमस केस है, इन चारों में से आपने एक केस का नाम सुना होगा एंड वही इसका आंसर है, तो आंसर है बी, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। राइट, इस पिटिशन में ओल्गा टेलिस का जो पिटिशन है उसमें क्या हेल्ड किया था वो हम देख लेते हैं। दिस पिटिशन चैलेंज द एविक्शन ऑफ पेवमेंट ड्वेलर्स, ठीक है ना, जो पेवमेंट ड्वेलर्स थे उनकी एविक्शन की, उनको वहां से हटाया जाए। पीपल डू नॉट हैव द राइट टू इंक्रोच ऑन फुटपाथ्स, pavements or any other place reserved or declared for public purpose. In the current circumstances, Section 314 of the Bombay Municipal Corporation is not unreasonable. Residents censored in 1976 should be provided with site. Those slums which had existed for 20 years or more could not be removed unless land was required for certain public purposes. तो जो slums है उन्होंने कहा कि जो 20 years plus से exist कर रहे हैं वो रिमूव नहीं कर सकते हैं सिर्फ अगर कोई पब्लिक पर्पस सर्व करना है, एंड इन सच केसेस ऑल्टरनेटिव साइट्स टू बी प्रोवाइडेड, ठीक है ना, तो ऑल्टरनेटिव साइट्स जो स्लम डिवेलपर्स को हैं वो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दी, हाई प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू रीसेटलमेंट, ठीक है ना, अगर आप लोगों को रिमूव कर रहे हो स्लम एरिया से तो उनको आपको ऑल्टरनेटिव साइट्स देनी पड़ेंगी, ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 195 ऑफ द कोड आर मैंडेटरी एंड नॉन कंप्लायंस ऑफ इट वुड इनिशिएट द प्रोसिक्यूशन एंड ऑल अदर कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर्स, ठीक है ना, तो सेक्शन 195 को फॉलो करना मैंडेटरी है, और अगर नहीं फॉलो किया, नॉन कंप्लायंस होता है इस सेक्शन का, तो प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है एंड ऑल अदर कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर्स, ठीक है ना। अब अगर नहीं नॉन कंप्लायंस होता है तो प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है। कौन सी जजमेंट में कहा गया था? सी मुनियप्पन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, किशुन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस पेस्टर पी राजू, नन ऑफ द अबव। तो बच्चों इसका आंसर है ए, सी मुनियप्पन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। व्हिच केस इज लीडिंग केस ऑन अरेस्ट? लीडिंग केस ऑन अरेस्ट कौन सा है? ए, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ डब्ल्यूबी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस डीके बासु, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर सबको पता होना चाहिए, आंसर है सी, बोथ ए एंड बी, that is Jogendra Kumar versus State of UP and State of West Bengal versus DK Basu. Question देखते हैं, the Bar Council of India rule which stipulated that persons aged 45 years and above could not be enrolled as advocates was struck down by the Supreme Court in, ठीक है ना, Bar Council of India ने एक रूल निकाला था जिसमें कहा था कि जो लोग 45 years plus हैं they cannot be enrolled as एडवोकेट्स, बट ये स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सही नहीं है। कौन सी जजमेंट, बाय विच जजमेंट दिस वाज स्ट्रक डाउन? E.S. Reddy versus Bar Council of India, Indian Council of Legal Aid and Advice versus Bar Council of India, P. Shanmugam versus Bar Council of India, Legal Committee versus Bar Council of India. A, B, C, D in the chat section, jaldi se everyone. So answer is C, P. Shanmugam versus Bar Council of इंडिया। शान, इनकी शान में फर्क पड़ रहा था, इन्होंने कहा ऐसे कैसे 45 इयर्स प्लस को अलाउ नहीं करोगे, तो इसलिए इन्होंने केस किया। नाम क्या है? पी शानमुगम वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सिर्फ यूथेनेसिया इज परमिटेड इन सर्टेन केसेस हेल्ड इन, बहुत ही फेमस केस है, इंपॉर्टेंट है, आपको 2 से 3 बार आ चुका है ऑलरेडी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देखोगे तो बहुत बार पाओगे कि ये जजमेंट का नाम आया हुआ है। आपने अपने लॉ एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पे भी इसके बारे में पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस केस है। ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, अरुणा रामचंद्रन शॉनबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पी रथीनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस चंद्रबैन। जल्दी से इन द चैट सेक्शन, तो इसका आंसर है ए, बहुत ही इजी, अरुणा रामचंद्र शॉनबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ
India. Okay, active euthanasia क्या होता है? Active euthanasia occurs when the medical professionals or another person deliberately do something that causes the patient to die. ठीक है ना? अब क्या होता है, कई बार एक पेशेंट होता है, उसका पता होता है कि they are going to die और the life they are living is very painful. तो एक्टिव यूथनेशिया होता है कि जब कुछ ऐसा, मान लीजिए कोई मेडिसिन ऐसी दे दी जाए कि अल्टीमेटली द पर्सन डाइज, तो उसको क्या कहते हैं? एक्टिव, कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट डालना बॉडी में कि डेथ हो जाए. Passive euthanasia is passive euthanasia occurs when the patient dies because the medical professionals either don't do something necessary to keep the patient alive, or when they stop doing something that is keeping the patient alive. For example, the patient is on ventilator, right? अब ventilator पे है, so the patient is alive, but if you remove the patient from ventilator, the patient won't be alive. ठीक है ना? जैसे switch off life support machines, disconnect a feeding tube, don't carry out a life extending operation, don't give life extending drugs. That kind of thing is passive euthanasia. Okay, accountability of medical professional and the need for qualitative change in the attitude of medical service provided by the hospitals was emphasized by the Supreme Court in which of the following case. ठीक है ना? accountability of medical professionals की बात करी, qualitative change in the attitude of medical service की बात करी, कौन से केस के अंदर? भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी सांथना, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस MK Gupta. Tell me the answer A, B, C, D. So the answer is B, Indian Medical Association versus VP Shantha. Question देखते हैं. The question whether the fundamental rights can be amended under Article 368. 368 प्रोसीजर बताता है कि कैसे अमेंड हो सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड और नॉट. ठीक है ना? कैन बी अमेंडेड और नॉट under Article 368. Came for consideration first time in Shankari Prasad versus Union of India, Keshwananda Bharti versus Union of India, Golaknath versus State of Punjab, none of the above. इसका आंसर बहुत ही इजी है. इसका आंसर है ए, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, जो सेक्शन 368 है वो डिफाइन करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड, टू चेंज, ब्रिंग चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीजर. मेथड बताता है कि अमेंड कैसे कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, राइट? Supreme Court in Dash held that irrespective of where the central management and control is exercised by a company, companies incorporated in India cannot choose foreign law as the governing law of their arbitration. क्या बोला? That central management and control is exercised by a companies incorporated in India. मतलब central management and control जो मर्जी exercise कर रहा हो, जहाँ मर्जी बैठा हो, वो इंडिया से बाहर भी है, बट जो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया के अंदर, वो फॉरेन लॉ चूज नहीं कर सकती आर्बिट्रेशन के लिए. ठीक है ना? ये कौन सी जजमेंट में हेल्ड किया गया था? आंसर इज डी, भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस बल्क trading. Rupa Bajaj versus KPS Gill is a famous case which the Supreme Court decided on. Wrongful restraint का केस है, wrongful confinement का केस है, outrage the modesty of women, maintenance of the divorced women. प्लीज इन द चैट सेक्शन एवरीबॉडी. बहुत ही ईजी है, बहुत फेमस है, एक्चुअल में बहुत फेमस केस है. ठीक है? इन द मीन वाइल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेल मी, डू यू वांट मोर वीडियोस, मोर सेशंस लाइक दैट ऑफ दिस वन? चलिए, इसका आंसर है आपका सी. आंसर है आउटरीच द मोडेस्टी ऑफ वुमेन. ठीक है? द रूपन देओल बजाज केस और रूपन देओल बजाज वर्सेस KPS गिल केस, one of the most publicized high profile legal cases in India and remained in the media limelight for many years. In this high profile case, KPS Gill, at the time Director General of Police Punjab, was held guilty of the charges of molestation. He was Director General of Police Punjab and was held guilty of what? Charges of molestation, right? It was held by the Supreme Court that noise pollution beyond the permissible limits cannot be tolerated even if such noise was a direct result of and was connected with religious activities. In the case of कि जो noise pollution है वो एक लिमिट के beyond नहीं allowed even if it is for religious purposes. ठीक है? रिलीजियस पर्पसेस के लिए भी नहीं अलाउड. ये कहाँ पर, कौन से केस में कहा गया था? वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल इन इंडिया वर्सेस KKR मैजेस्टिक कॉलोनी, वेलफेयर एसोसिएशन रूरल इनलाइटमेंट केंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ABCD इन द चैट सेक्शन एवरीबॉडी. इसका आंसर बच्चों है बी, चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल इन इंडिया वर्सेस KKR मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन.
KKR एक एक्टर है और वो ट्विटर पे बहुत ही अजीबो गरीब ट्वीट्स करते रहते हैं, ठीक है ना, शोर मचाते रहते हैं। तो शोर मचाना वैसे ही अलाउ नहीं है। तो KKR मजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर केस आप याद कर सकते हैं। चर्च ऑफ गॉड रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए भी नॉइज पोल्यूशन एक बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट्स नहीं अलाउड है। तो चर्च ऑफ गॉड तो हम रिलीजन से वैसे ही कांटेक्ट कर सकते हैं। KKR शोर मचाते रहते हैं तो मना किया कि शोर नहीं मचाना, राइट। क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 ईयर, वॉल्यूम 1, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, पेज नंबर 14। इन दिस PIL which issue was exposed before the court? कौन सा इशू एक्सपोज किया गया था कोर्ट के आगे? The plight of some domestic maids who were sexually assaulted by army men, abolition of child labor, unemployment of domestic servants in Delhi, poor salary of maid servants। तो बताइए कौन सा केस था? बहुत ही फेमस केस है। तो बच्चों पढ़ी, इसका आंसर है ए, द प्लाइट ऑफ डोमेस्टिक मेड्स हु वर सेक्सुअली अब्यूज्ड बाय आर्मी मेन, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट केस है। डैश वाज अ लीडिंग केस ऑन द पॉइंट एज टू वेदर एन एम्प्लॉयर हैज अ राइट टू डिडक्ट वेजेस यूनिलैटरली एंड विदाउट होल्डिंग एन इंक्वायरी फॉर द पीरियड द एम्प्लॉयज गो ऑन स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब वो काम नहीं कर रहे हैं, वो स्ट्राइक कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे, या तो वेजेस इंक्रीज करो या कोई और इशू है, ठीक है ना। तो क्या वो वेजेस कट कर सकते हैं बिना कोई इंक्वायरी होल्ड करे? ये किस केस में ये क्वेश्चन उठा था? बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस TS केलावाला, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कमानी मेटल्स एंड अलॉयज लिमिटेड वर्सेस देयर वर्कमैन, वर्कमैन वर्सेस रेपाकॉस ब्रेड एंड को लिमिटेड। ABCD इन द कमेंट सेक्शन जल्दी से। इसका आंसर इज ए, बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस TS केलावाला। इन विच फेमस केस this issue had come up whether the advocate had committed a professional misconduct and is guilty of the offence of the criminal contempt of the court for having interfered with and obstructed the course of justice by trying to threaten, override and overbear the court by using insulting, disrespectful and threatening language। तो ये बहुत ही फेमस केस है। इसके अंदर एक एडवोकेट केस आर्ग्यू कर रहे थे एंड उसके अंदर जज ने कोई क्वेश्चन पूछा एंड ही स्टार्टेड अब्यूजिंग एंड सेइंग दैट आई वुड गेट यू ट्रांसफर्ड एंड एवरीथिंग। एंड जिस जज के साथ ये हुआ उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखी एंड कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चली इनके अगेंस्ट। तो विनय चंद्र मिश्रा इन री, एक्स कैप्टन हरीश उपल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हिकमत अली खान वर्सेस ईश्वर प्रसाद आर्य एंड अदर्स, नन ऑफ द अबव। जल्दी से आंसर चाहिए मुझे, बहुत ही फेमस केस है। एंड जो एडवोकेट से रिलेटेड केसेस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस है AIBE के लिए। तो आपका आंसर है ए, विनय चंद्र मिश्रा। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ओपाइंड दैट बेल इज अ श्योरिटी एंड जेल इज एन एक्सेप्शन? बेल देनी चाहिए, बेल इज द रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। किसमें कहा गया था? जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ MP, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस DK बासु। इसका आंसर है बी, मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ MP। Okay, if by imposing solitary confinement there is a total deprivation of camaraderie, that is friendship, अगर solitary confinement से बिल्कुल ही friendship खत्म हो जाती है amongst co-prisoners coming and taking and being talked to, it would offend Article 21। Article 21 कहता है right to life and personal liberty, life and personal liberty। ये हमें याद रखना है, easy से questions हैं ये, ठीक है। Article 21 violate होता है अगर उनको बिल्कुल ही उनकी बातचीत भी बंद हो जाती है। Article 21 of the Constitution, the liberty to move, mix and mingle, talk, share company and co-prisoners if substantially curtailed would be violative of Article 21। This was held in the case of Sunil Batra versus Delhi administration, Kishore Singh versus state of Rajasthan, DK Basu versus state of West Bengal, Permanent Katara versus Union of India। ABCD कौन सा आंसर है? इसका आंसर है सुनील बत्रा versus Delhi administration। This is an important question, 2 to 3 times minimum आ चुका है आपके AIBE के एग्जाम में। अब in which of the following cases the Supreme Court was in 2017 declared? The Supreme Court in 2017 declared pronouncements of talaq 3 times at a time by a Muslim husband as unconstitutional, जिसे हम ट्रिपल तलाक की जजमेंट भी कहते हैं, ट्रिपल तलाक की जजमेंट भी कहते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ABCD में से क्या है? इसका आंसर मेरे प्यार बच्चों है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। व्हाट इज ट्रिपल तलाक? इंस्टेंट तलाक और ट्रिपल तलाक और तलाक के बिद्दत इज एन इस्लामिक
practice that allows men to divorce their wives immediately by uttering the word talaq, divorce 3 times. अब वो 3 बार तलाक 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 बोलते हैं तो तलाक हो जाता है. The pronouncement can be oral, written, or as in recent times delivered by electronic means, telephone, SMS, email और social media. तो ये है आपका ट्रिपल तलाक. बट अब ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनलॉफुल है. ठीक है ना, ठीक है ना. तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना. कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी कि आप चाहते हो कि मैं ऐसे और सेशंस करूं. अगर करूं तो कौन से लैंडमार्क जजमेंट्स के ही और सेशंस करूं या किसी और से रिलेटेड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं. जो भी आप चाहते हो कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल कम अप विद दोस सेशंस. So that's it for today's video. I'll see you super soon. And if you want to know how to prepare for AIBE exam all by yourself, and I'm going to share very easy methods. I've shared very easy methods in that video. बहुत ही आसान तरीके मैंने शेयर करे हैं उस वीडियो में. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना. Logity signing off. I'll see you super soon. You guys take care. Bye.